प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री क्या है वो हम कल आपको केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में बता चुके हैं और आज हम बताएंगे कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को हिंदी में नाम दिया गया है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान से मतलब है कि एक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के कार्बनिक और उसके विभिन्न गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, वही रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान हम यदि कहें तो कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान एक पूर्ण रूप से पदार्थ पर डिपेंड करता है। रसायन विज्ञान पूर्णतः पदार्थ पर डिपेंड करता है। और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ से मतलब है वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। द्रव्यमान जैसे कि हम कोई भी दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली कोई भी वस्तु है, मानो ये क्या है? मार्कर है, ये भी क्या एक पदार्थ है, क्योंकि इसे हम जहां भी रखेंगे वहां स्थान भी घेरेगा और इसमें एक द्रव्यमान भी है। उसके बावजूद हवा भी क्या है? हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि हवा जब किसी भी गुब्बारे में किसी ट्यूब में भरी जाती है तो उसका स्थान बढ़ जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो स्थान घेर रही है और स्थान घेरने के साथ साथ उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी होता है हवा में। एक क्वेश्चन बनता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में एक बहुत ही सिंपल सा अंतर है, और वो अंतर है कि द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित होता है और भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बदलता रहता है। तो रसायन विज्ञान के इसके अंतर्गत पदार्थ आ गया। पदार्थ के बाद पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसके दो प्रकार के गुण होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। अपने बार केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम रासायनिक गुण और भौतिक गुणों के बारे में। तो रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण से मतलब है ऐसे गुण जिनका अध्ययन हम किसी बाह्य उपकरण या बाह्य किसी वस्तु के द्वारा करते हैं, उन्हें हम रासायनिक गुण कहते हैं। और एक होते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? वे गुण जिनका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से हम किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम भौतिक गुण कहेंगे। और जैसे बाह्य उपकरणों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं तो उसे रासायनिक गुण कहेंगे। जैसे कोई वस्तु कितनी मीठी है, अब मीठे का पता हम किसके माध्यम से लगाएंगे? जीभ के माध्यम से। तो वस्तु का कौन सा गुण हो गया? भौतिक गुण हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और उसी प्रकार से यदि हम कहें कि दूध में कितना पानी है, तो दूध में पानी की जांच करने के लिए हमें लैक्टोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और लैक्टोमीटर क्या है? यदि बाह्य उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसका रासायनिक गुण हो जाएगा। अर्थात कहा जा सकता है कि इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो रासायनिक और एक दूसरा है भौतिक। तो भौतिक स्थिति के आधार पर और रासायनिक स्थिति के आधार पर तो हम कह सकते हैं पदार्थ का डिवाइडेशन। यानी यदि हम पदार्थ को बांटें तो पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। ये लिख दिया हमने पदार्थ को दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक भौतिक स्थिति के आधार पर और एक रासायनिक स्थिति के आधार पर। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसे वीडियो को रोक करके नोटबुक साथ में ले लें और नोटबुक में उतारते जाएं और आगे पढ़ते जाएं। क्योंकि मैं पदार्थ यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारे जो
केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मेन कंसेप्ट जो है, जो मूल आधार है, उसका जो मूल आधार है, उसका जो मेन चीज है वो क्या है हमारा, वो पदार्थ है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे 12th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम भी ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था भी क्या है, पदार्थ की ही एक अवस्था होती है। तो हम भौतिक स्थिति और रासायनिक स्थिति, भौतिक स्थिति के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और एक होता है गैस अवस्था। इन 2 अवस्थाओं के अलावा भी 2 अवस्थाएं और आती हैं, वह जिनका वर्णन कम मिलता है। वह एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन, एक हमारी प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो 2 अवस्थाओं का कई 2 अवस्थाओं का मिश्रण होता है, और बोस-आइंस्टाइन एक ऐसी अवस्था है जिसके माध्यम से हम किसी निश्चित स्थिति का पता नहीं कर पाते हैं। ठोस अवस्था के बारे में आपको बता दूं, पदार्थ की वह अवस्था जिसके माध्यम से, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, ये किसी भी पात्र को पूर्ण रूप से नहीं भर सकती है। दूसरी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसके माध्यम से, या ऐसे कहें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। और गैस वह अवस्था होती है जिसका न आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ को भौतिक रूप से या भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक अवस्था के आधार पर इनको 2 तरीके से बांटा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध 2 रूपों में बांटा गया है। तो शुद्ध रूप होता है इसका, शुद्ध रूप में आ जाते हैं तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व क्या होते हैं, तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जिनमें केवल एक ही प्रकार के, जैसे मैंने कह दिया H2। अब H2 क्या है, H+H, यानी दोनों ही हाइड्रोजन के परमाणु मिले हुए हैं। अब दूसरा आता है यौगिक। यौगिक क्या है, तत्वों का मिश्रण होता है। और उसके बाद अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध में और शुद्ध में एक ही मूल अंतर है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है और अशुद्ध का अनुपात निश्चित नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है। मिश्रण के 2 भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। दोनों मिश्रण में अंतर क्या है, विलयन क्या होता है कि ऐसे मिश्रण जिनको यदि एक बार बना दिया जाए तो पुनः उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एक बार यदि मिश्रण बन गया, विलयन बन गया, तो उसमें से विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। विषमांगी में यदि विलयन को बनाने के पश्चात भी, मिश्रण को बनाने के पश्चात भी विलेय और विलायक को अलग अलग किया जा सकता है। विलयन के 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, ये विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है और उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण या फिर कह सकते हैं विलयन। विलयन क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक को एक बार मिलाने के पश्चात पुनः अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं तत्व की और इनके यौगिक की। तो हमारा पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो है ठोस अवस्था। तो हम मुख्य रूप से वैसे ठोस की ही बात करेंगे क्योंकि गैस अवस्था और द्रव अवस्था को हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो
तो मैं पहले बात कर लेता हूं यहाँ पदार्थ का सबसे छोटा, तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण होता है परमाणु, और परमाणु से बड़ा होता है अणु, या कह सकते हैं कि परमाणुओं को जोड़ करके अणु बनते हैं, और अणुओं को जोड़ करके तत्व बनते हैं, तत्वों को जोड़ करके यौगिक बनते हैं, और यौगिकों को जोड़ करके पदार्थ का निर्माण होता है। तो यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं को जोड़ेंगे तो अणु बनेगा, दो या दो से अधिक अणुओं को जोड़ेंगे तो तत्व बनेगा, दो या दो से अधिक तत्वों को जोड़ेंगे तो यौगिक बनेंगे, और यौगिकों को जोड़ेंगे तो पदार्थ बनेंगे। इस प्रकार एक पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम यानी पदार्थ क्या है? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम सूक्ष्म आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, इतना सूक्ष्म होता है। और डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु को हम अलग पार्टों में बांट भी नहीं सकते हैं, ना इसका निर्माण कर सकते हैं और ना इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। ये बात सही है, परंतु बाद में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने, चाहे वो चैडविक हों, थॉमसन हों, रदरफोर्ड हों, नील्स बोर हों, उन्होंने परमाणु की अलग अलग व्याख्या की और परमाणु के 3 भाग बताए गए, और 3 भाग हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। परमाणु के 3 भाग हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज के बारे में 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है। कुछ रदरफोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ उन्होंने उसके लिए नील्स बोर ने भी योगदान दिया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के लिए एक परख नली में से ऊर्जा प्रवाहित की गई थी, जहाँ से नकारात्मक या नेगेटिव और पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डिवाइड किया गया और उन्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इनमें ना कोई नेगेटिव साइन होता है और ना इनका पॉजिटिव मान होता है। उसी प्रकार प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, ना नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स में प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। अब उसके बाद हमारे मूल रूप से एक हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ते हैं परमाणु का, थॉमसन का परमाणु मॉडल। बहुत अच्छा मॉडल है। थॉमसन ने इसको 2 बार दिया कि मानो ये एक नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर बाहर घूमते रहते हैं कक्षाओं में, विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स में ये घूमते रहते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक नियम भी दिया था कि इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, यानी पहले कक्षक में 2 × n = 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2, यानी पहले कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे n का वैल्यू 2 रख लेंगे तो 2 × 2 स्क्वायर = 2 × 4 = 8, तो दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया। प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक थे उनका एक मूल जो कंसेप्ट होता था, मूल जो उसका आधार होता था, उनकी एक लगन होती थी कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसी पर निर्भर हो जाते थे, दूसरा कोई मतलब ही नहीं होता था। और यदि आपको विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, पहला लक्ष्य होना चाहिए सफलता। जब हम अपने एग्जाम, अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे तो हमें एक अच्छा मुकाम अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार मैं बात थॉमसन की करता हूं तो थॉमसन एक बार तरबूज खा रहे थे, तो तरबूज में उन्होंने देखा कि बीच वाला जो पोर्शन है वो ऐसे करके जाली थी और साइड में ऐसे बीज बने हुए थे जगह जगह। तो उन्होंने सोचा कि शायद परमाणु ऐसा ही होता होगा, परमाणु ऐसा ही होता होगा।
और ऐसे उसमें इलेक्ट्रॉन साइड में होते होंगे और बीच में उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे। यानी उनका पूरा ध्यान एक तस्वीर को देखकर, तरबूजे की तस्वीर को देखकर उनका ध्यान किस पर केंद्रित हो गया? परमाणु पर। उन्होंने तरबूजे को ही परमाणु मान लिया। उसके बाद एक बार उनका कोई त्योहार चल रहा था तो घर पर खीर बनी हुई थी, थॉमसन के घर पर खीर बनी हुई थी, तो उन्होंने खीर में रोटी का या टुकड़ा डाल करके उसको ऐसे हिलाया, तो हिलाने से क्या हुआ कि जो साइड वाले चावल थे वो घूमने लगे और जो बीच वाले चावल थे जिस जगह पर टुकड़ा लगा हुआ था वो घूम नहीं रहे थे। उसी बेस के आधार पर थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दे दिया कि जो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये एक जगह पर स्थिर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एक कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं। कक्षा में घूमने से ही ये विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत का संचालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है? कक्षाओं का यानी इलेक्ट्रॉनों का संचालन के कारण ही विद्युत का संचालन होता है, जिसके माध्यम से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो मैं फिर दोबारा एक चीज बता दूं आपको कि जो मूल रूप से हमारी केमिस्ट्री है वो पदार्थ पर टिकी हुई है और पदार्थ का निर्माण परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक के द्वारा होता है। परमाणु को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे सबसे पहले परमाणु की जो खोज की थी वो प्राचीन काल में एक कनद ऋषि थे, कनद ऋषि। उन्होंने कह दिया था कि एक ऐसा भी टुकड़ा होता है, कण का एक ऐसा भी भाग होता है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म होता है। और उन्होंने नाम नहीं दिया था और इसको नाम दिया था डाल्टन ने, इसलिए परमाणु की खोज का श्रेय डाल्टन को जाता है। बाद में इनके परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, थॉमसन ने दिया, नील्स बोर ने भी दिया, बहुत सारे मॉडल दिए गए और इसका आज एक संपूर्ण विकास लगभग हो चुका है। तो परमाणु के बारे में हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसकी कक्षा में लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं कि हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, परंतु हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि हीरा जो होता है, हीरा में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं होते, संयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते। और इसी के अपोजिट ग्रेफाइट में जो तत्व होते हैं, यौगिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने स्थान को त्याग करके जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हम अब बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होती है हम बात कर लेते हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस जो होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, ये किसी भी पात्र को पूर्ण नहीं भर सकते और इनको 2 भागों में, ठोस पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस
और अक्रिस्टलीय ठोस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें यदि हम काटें किसी धारदार पदार्थ से तो उनका एक चिकना पृष्ठ निकलता है, और अक्रिस्टलीय का जो पृष्ठ होता है वो खुरदरा पृष्ठ होता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में विस्तार से हम दोनों का अंतर अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। परंतु इतना ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन का जितना भी मैटर है उसको सभी विद्यार्थी नोटबुक में डाउनलोड करते हैं, नोटबुक उतारते रहें, जिसके माध्यम से आप भविष्य में आगे भी आवश्यकता पड़ने पर उसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।